हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं क्लास 12th की लिटरेचर में। हमने फर्स्ट पोएम ली थी ए लेक्चर अपॉन द शैडो। ये हमने एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। उसको हमने डीपली पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, इस क्लास में बात करेंगे इसके समरी के बारे में एंड इम्पोर्टेंट जो इसके क्वेश्चन एंड आंसर बनने वाले हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं समरी में। हमारी जो स्टार्टिंग पोएम में है लाइनें हैं, जो उसमें बताया गया है कि यहाँ कवि जो है अपनी प्रेमिका को आमंत्रित करता है कि वो अपने जो प्रेम का व्याख्यान है उसको सुनने के लिए। तो फर्स्ट लाइन हमने भी यही लिया है कि दिस पोएम द पोइट आस्क हिज बी लाउड। वो अपनी प्रेमिका जो है उससे वो कहता है टू स्टैंड स्टिल, कि आप क्या हो जाए, शांत हो जाए। एंड विद ए केयर फ्री माइंडसेट, और बिल्कुल बेपरवाह वाला माइंडसेट के साथ में सुने। किसको सुने? द पोइट्स लेक्चर ऑन ट्रू, यानी कि हमारे पोइट ने जो लेक्चर दिया है ट्रू लव के ऊपर, सच्चे प्रेम के ऊपर, उसको आप सुने। ऐसे शुरुआत में कहा गया था। द सेटिंग एस्टेब्लिशेस ए मूवमेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है या म्यूचुअल अटेंशन जो है, आपसी समझ जो है, आपसी ध्यान जो है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जहाँ पर पोइट जो है अपने डीप इनसाइट को, डीप इनसाइट मीन्स अपनी जो गहरी अंतर्दृष्टि है, उसको यहाँ शेयर करता है इनटू द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनके संबंध के प्रकृति के साथ साथ ही। आगे बात करते हैं जो स्टार्टिंग में यहाँ बोला गया है 3 hours टुगेदर। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ हमारे पास तीन जो शेडोज है वो बनती है साथ के साथ। यहाँ हमारे पास प्रेम की भी जो तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो यहाँ बताई गई है मॉर्निंग के समय पर, इसके अलावा एक यहाँ बताई गई है नून के टाइम पे, और लास्ट जो हमारे पास बात की जा रही है इवनिंग के समय पर। इसमें बताया भी गया था कि जो इवनिंग के समय की जो शेडो होती है उसमें शेडो बनती ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम्स सामने से दिखाई नहीं देती। वो एक इनिशियल स्टेज होता है, वो इनिशियल स्टेज होता है लव का। इसे यहाँ क्या बोला गया है? इनिशियल स्टेज ऑफ लव। अगर हम बात करें नून के समय पर, उस समय प्रेम जो है अपनी चरम सीमा पर होता है, तो ये एक पीक टाइम होता है उस समय पर। और शैडो जो है वो आपके पैरों में बिल्कुल नीचे उस समय बनती है, तो ध्यान छोटी बनती है और वैसे भी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही उसके बाद में इवनिंग की तरफ अगर सूर्य जब जाने लगता है, तो उस समय पर शैडो बिल्कुल सामने आने स्टार्ट हो जाती है। तो उस समय दोनों जो लवर्स होते हैं उनके बीच में प्रेम जो है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, तो उनका लव जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हमने कल की क्लास में बात कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि ये जो हमारे पास 3 hours टुगेदर ये वर्ड है जो किस हिसाब से यहाँ पर लिया गया है। तो द पोइट रेफर्स टू द 3 hours। यहाँ कवि जो है ये 3 hours, 3 घंटे जो है उनको बताता है, ही स्पेंड जो इसमें बताए हैं विद इज बेलाउड, अपने प्रेमिका के साथ में। अपनी प्रेमिका के साथ में जो 3 घंटे उसने बिताए हैं उनको यहाँ पर रेफर किया गया है, विच रेफर्स टू द इनिशियल स्टेज ऑफ लव। और इसे हम क्या बोल रहे हैं? इनिशियल स्टेज ऑफ लव कह रहे हैं, यानी कि शुरुआत का प्यार। शुरुआत के जो घंटे हैं वो शुरुआती प्यार यहाँ बताया गया है। शुरुआत की स्टार्टिंग जो अवस्था होती है, उस स्टार्टिंग जो स्टेज है किसकी? लव की, जिसमें पोइट एंड हिज बिलव्ड वर टुगेदर, जिसमें हमारा कवि और उसकी प्रेमिका जो है दोनों साथ साथ है। और बहुत एक तरीके से उनका जो लव है वो अभी ग्रो कर रहा है, अभी बढ़ रहा है। एक स्टेज आएगा अभी आके बाद में ग्रो करता है। और उस समय पर जो हमारे पास परछाइयाँ बनती है वो कैसी बनती है? मॉर्निंग शेडो होगी। इनिशियल स्टेज ऑफ लव में हमारे पास में जो शेडो बनेगी वो बनेगी मॉर्निंग वाली। और मॉर्निंग शेडो बताती है कि यहाँ पर इनका जो प्रेम है अभी ग्रो कर रहा है। इट मीन्स शेडो है बट वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि सामने से आप अपने उस स्वरूप को नहीं दिखाते हो जो स्वरूप आपके अंदर होता है। आप केवल बाहरी स्वरूप को दिखाते हो, उस समय से शेडो जो है वो पीछे दिखना, मतलब सामने अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती है। तो मॉर्निंग शेडो है तो इसका मतलब क्या है? द शेडोज दैट द टू क्रिएट। ये वो शेडो है जो इन दोनों ने बनाई है इन द मॉर्निंग हावर्स, सुबह के समय। और ये शेडो जो है वो सिंबलाइज है, प्रतीक है किसका? द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर लव, उनके प्यार के जो स्टार्टिंग स्टेज है, शुरुआती जो अवस्था है उसको यहाँ शो कर रही है। These shadows represent the beginning of the lovers life। ये शेडो जो है वो बताती है किसको? इनके लवर्स लाइफ के शुरुआत को। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो हमारे पास ये मॉर्निंग शेडो है वो इनके लव के ग्रो होने को एक तरफ बता रहा है। यानी कि अभी ये कह सकते हैं कि इनका जो लव है उनका शुरुआती स्टार्टिंग जो अवस्था है। अब इसमें बताया गया कि शैडो कैसे कैसे इवोल्यूशन होता जाता है, शैडो का कैसे कैसे उद्भव होता जाता है। जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में मॉर्निंग के समय जो शैडो बन रही है वो पीछे की तरफ बन रही है। और फिर उस समय पर प्रॉब्लम्स जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लव ग्रो कर रहा होता है।
लेकिन जैसे नून का समय आता है तो उस समय पर सब कुछ चीज़ें खत्म हो जाती है, शैडो बनना ही बंद हो जाती है, जो शैडो होती है बिल्कुल पैरों के नीचे होती है, कुचल दी जाती है, तो उस समय लव होता है वो पीक पर होता है, जिससे हम बात करेंगे आगे। और लास्ट में हमने बात की थी कि जैसे ही कि नून के बाद में जब सूर्य जो है वेस्ट वार्डली जाना स्टार्ट होता है, पश्चिम दिशा की तरफ जाना स्टार्ट होता है, उस समय पर शैडो सामने बनना स्टार्ट हो जाती है और दोनों के बीच में लव जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीन जो हमने बात की थी उनके बारे में बात कर रहे हैं कि द शैडोज आर सिंबॉलिक ऑफ द डिफरेंट स्टेज ऑफ लव। ये जो शैडो है वो प्रतीक है अलग अलग स्टेज का ऑफ लव, प्रेम की। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय दे रिप्रेजेंट ग्रोथ। सुबह के समय आप देखोगे कि ये जो शैडो है वो किसको दिखा रही है, ग्रोथ को। एंड इनिशियल कनेक्शन यानी इनिशियल लव को, यानी कि शुरुआत का प्यार दिखाती है सुबह के समय। तो जबकि अगर हम बात करें एज देयर इनिशियल लव ग्रोथ, शुरुआत में देखोगे जैसे जैसे उनका शुरुआत का जो प्यार है वो बढ़ता जाता है, उसी समय शेडो भी फ्लो कर रही है, आगे बढ़ती जाती है। एंड चेंज देयर अपीयरेंस, और उनके जो अपीयरेंस उनका जो स्वरूप है बदल जाता है। मिररिंग द शिफ्टिंग डायनामिक्स ऑफ ए डेवलपिंग रिलेशनशिप, और क्या होता जाता है उनका जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होता जाता है उस समय पर। इनकी जो शैडो है वो मिररिंग है, पीछे की तरफ दिख रही है, करने का मतलब हम कह सकते हैं कि डायनामिक्स मतलब गतिशील रहती है, उस समय एक जगह स्थिर नहीं दिखती, दिखाई भी नहीं दे रही है, गतिशील रहेंगी, पता ही नहीं चलता है कि हाँ भाई शेडो बन भी रही है नहीं बन रही है। ये बात करते हैं किसमें, मॉर्निंग शेडो की तरफ। आगे बात करते हैं जैसे ही नून का समय आता है, द अराइवल ऑफ नून। हाउएवर as noon arrives and the sun shines brightly, the shadows are not visible। हम अगर बात करें नून का समय जब भी आता है तो सूर्य जो है उस समय पर बिल्कुल ब्राइटली चमकता है, बिल्कुल ब्राइटली शाइन करता है। शैडो जो होती है उस समय पर विजिबल नहीं होती, क्योंकि हमने कहा कि जो शैडो होती है वो आपके पैरों के नीचे होती है, कुचल दी जाती है, उस समय पर शैडो दिखाई ही नहीं देती है। एवरीथिंग इज ब्राइट, हर चीज बिल्कुल चमकती है। एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का कोई क्षेत्र ही नहीं होता उस समय पर, क्योंकि लव एट इट्स पीक, प्रेम जो होता है वो किस पर होता है, अपने पीक पर होता है इस समय। द नून टाइम इज सिंबॉलिक ऑफ व्हेन द लव हैज इट्स ब्राइटेस्ट साइन एंड इट इज इट्स पीक। और नून टाइम का वो नून टाइम जो है वो प्रतीक है किस चीज़ का, जब प्यार जो है वो अपने सबसे ज़्यादा चमकता है और अपने पीक पर होता है, अपने सबसे ऊंचे अवस्था पर होता है। द लवर्स आर एंटायरली एनग्रोस्ड इन देयर लव, तो उस समय पर प्रेम जो होता है यानी कि प्यार जो होता है, लवर्स जो होते हैं, प्रेमी जो होते हैं, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से एनग्रोस रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, वो एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं। उस समय पर किसी भी तरीके से कोई भी चीजें आमने सामने दिखाई भी नजर नहीं आती, हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्यार में वो डूबे हुए होते हैं। इस समय की अगर हम बात करें तो लव एट इट्स जेनिथ, लव जो होता है अपने पीक पर होता है, अपने सबसे ऊंचे ब्राइटेस्ट शाइन करता रहता है, चमकता रहता है। हम कह सकते हैं कि उस समय उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सही गलत समझ जो कुछ है वो सब कुछ ये खत्म हो जाती है, उनको खुद को ये पता नहीं पड़ पाता कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं। नून के समय की हम बात करें तो एट नून द लव रीचेज इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी, उनके समय पर प्यार जो है वो सबसे ऊंची तीव्रता पर पहुंच जाता है। देयर इज नो डार्कनेस, किसी भी प्रकार का कोई स्कोप ऑफ डार्कनेस नहीं होता, अंधेरे का कोई ऐसा क्षेत्र बसता नहीं है। एंड द रिलेशनशिप इज फुल्ली रिवेल्ड इन द ब्राइटेस्ट लाइट ऑफ ऑनेस्टी एंड पैशन, और उनकी जो संबंध है अब यहाँ से फुल्ली रिवील होने लग जाती है, पूरी तरीके से दिखने लग जाती है अपने ब्राइट लाइट ऑफ ऑनेस्टी एंड पैशन, पूरी ईमानदारी और पैशन के साथ में। द लवर्स फाइंड देमसेल्व्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, यहाँ प्रेमी जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं, बहुत ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं इन दिस स्टेट ऑफ परफेक्शन, पूर्णता की इस स्थिति में। मतलब हम कह सकते हैं कि इस समय पर प्यार जो है कंप्लीटली एक दूसरे में एब्जॉर्ब रहते हैं। ऑल शेडोज हैव वेनिस, उस समय पर सारी शेडो जो है वो खत्म हो जाती है। लवर्स जो होते हैं एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ जान लेते हैं, के बारे में जो भी के बारे में जो क्या क्वालिटीज़ है, क्या उसके साथ अवगुण है, सारी चीज़ें जो है वो इस समय पर उनको पता लग जाता है। रियलिटी ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें यहाँ से तो क्या क्या चीज़ें मानते हैं, लवर्स बिलीव दैट देयर लव हैज़ रीच्ड इट्स हाईएस्ट पीक एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट। ये वो स्टेज होती है जिस समय पर वो ये मान लेते हैं कि हाँ भाई इससे नहीं, अब सब कुछ जो है उनके बीच में कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे अब कुछ भी नहीं होता है। तो ये ऐसा लवर्स का मान होता है कि उनका जो प्यार है वो अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुका है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट, इससे परे कुछ भी नहीं होता। ग्रोथ की तरफ देखें तो द लव दे शेयर कंटिन्यू टू ग्रो इट, का वो प्यार जो है जो शेयर करते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है।
इट विटनेसेस कांस्टेंट डेवलपमेंट बियॉन्ड द पीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्यार जो है वो साक्षी बन जाता है लगातार डेवलपमेंट का बियॉन्ड द पीक। अगर उनका प्यार जो है वो ऑनेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग उसमें साथ साथ है, तो कंटिन्यूअसली वो ग्रोथ करता रहता है। उस समय पर नो मौकरी, कोई भी लोग व्यक्ति जो होता है उनका उपहास नहीं उड़ा सकता, कोई मजाक नहीं कर सकता। दिस कॉन्स्टेंट ग्रोथ इज ए सीरियस विटनेस टू ट्रू लव। ये लगातार जो प्यार में बढ़ोतरी होती रहती है वो एक सीरियस विटनेस है किसका, ट्रू लव का, जो कि दूसरे जो लोग हैं इस चीज का क्या नहीं कर सकते, मौक नहीं बना सकते, कोई भी उपहास नहीं उड़ा सकते। अब उसके बाद कहता है कि जैसे जैसे प्यार बढ़ता है तो पीक ऐसा आ जाता है, पीक के बाद में ये जो लोग हैं वो एक दूसरे को पहले तो दूसरे को ब्लाइंड करते रहते थे, लेकिन अब ये एक दूसरे को ही ब्लाइंड कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है, द डेंजर ऑफ ब्लाइंडनेस, द नून शेडोज क्रिएटेड बाय द लवर्स। वो दोपहर की जो शेडो थी जो कि दोनों लवर्स के द्वारा बनाई गई थी, वुड ब्लाइंड है। अब ये ऐसी शेडो बन जाती है कि आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, यहाँ से ब्लाइंड। दे वुड बी अनेबल टू ट्रूली अंडरस्टैंड। ये अब इसके बाद में अनेबल हो जाते हैं वो एक दूसरे को समझ पाने में कि व्हाट देयर लव मीन्स, कि इसके बाद उनके मतलब उनका प्यार का मतलब ही क्या था। कि अब उनके जो कुछ उनके बीच में था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब इससे आगे क्या। ये एक स्टेज ऐसी होती है कि अब इससे आगे क्या, क्योंकि जो उनको चाहिए होता है वो सारी चीज़ उनको मिल चुकी है। अब इससे आगे जो उनको दुख वगैरह का जो रियलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, ये वो समय आ जाता है कि उनका प्यार जो है उसका मतलब क्या है, हाउ डीप इट इज़, और प्यार जो है कितना डीप होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो लव है वो वेस्ट वार्ड डिक्लाइन, पश्चिम दिशा की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम की तरफ जाता है तो उस समय शैडो सामने बनने स्टार्ट हो जाएंगी। लवर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिसेप्शन, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट हो जाती है, लोग अपने एक्शन जो है दूसरे व्यक्ति को बुरे लगने लग जाते हैं, या कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो जो बहुत ज़्यादा फैलने लग जाती है। तो वो चीज़ें अब यहाँ से वेस्ट वाले डिक्लाइन में चली जाती है। द पोर्ट गिव्स अनदर सिचुएशन, कभी जो है यहाँ पर एक और दूसरी सिचुएशन यहाँ बता रहा है, वेयर द लवर्स लव स्टार्ट टू डिक्लाइन, जहाँ पर इन प्रेमियों का जो प्रेम है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक द सन इन द वेस्ट। जैसे ही सूर्य वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे सूर्य वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है उनका प्रेम जो है वो अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है। द लवर्स वुड नॉट बी ऑनेस्ट टू ईच अदर। अब ये जो प्रेमी है वो एक दूसरे के साथ में ऑनेस्टली नहीं रह पाते। कि मैंने कहा ना कि का लव जो है वो पीक से पार कर चुका है, अब इनको जो चाहिए होता है वो सब कुछ मिल जाता है, तो उसके बाद में अब वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। बिकम ऑब्लिवियस टू द लव, और वो प्रेम को समझने में बिल्कुल गलती कर लेते हैं, अस्पष्ट हो जाते हैं वो। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड, और यही निशान है, यही चिन्हित करता है किसका, का जो ट्रू लव था उनके अंत की क्या हो जाती है फिर शुरुआत। तो इसलिए कहता है वेस्ट वार्डले डिक्लाइन। आगे हम बात करते हैं बियॉन्ड फिजिकलिटी। जैसे कि जब लव में नून पर जाता है तो उस समय पर फिजिकलिटी, जो शारीरिक संबंधों के बारे में बात आ जाती है, उसके बाद फिजिकल चार्म धीरे धीरे खोलना स्टार्ट हो जाते हैं। शारीरिक जो आकर्षण जो होता है वो खोना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी बात करते हैं, अगर शारीरिक आकर्षण खोने के बाद भी अगर लव के बीच में ऑनेस्टी बनी हुई है तो इसका मतलब जो लव है वो आपका ग्रोथ करेगा, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करेगा। बट अगर फिजिकल चार्म खोने के बाद में अगर आपका जो प्यार है वो डिक्लाइन की तरफ जाता है, इसका मतलब आपके प्यार का दाई एंड होने वाला है। तो यहाँ बात करते हैं लॉसिंग फिजिकल चार्म, व्हेन दे स्टार्ट टू लॉस देयर फिजिकल चार्म इन द नून। उनके समय पर जब उनका फिजिकल चार्म जब खोना स्टार्ट हो जाता है, दे स्टार्ट टू लॉस, वो खोना स्टार्ट कर देते हैं अपने शारीरिक आकर्षण को। द लव मस्ट फाइंड ए डीपर फाउंडेशन सर्वाइव द पासिंग ऑफ टाइम। तो यही ध्यान रखना वो समय है जिस समय पर फिजिकल चार्म जो होता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो यही समय के साथ में आपका जो लव है वो कितने समय तक सरवाइव करेगा, यही उस चीज का डीप फाउंडेशन है, गहरा आधार है। इससे पता चल जाएगा कि आपका जो लव है वो लंबे समय तक टिकने वाला है या नहीं है। अगर आप उस समय पर भी शेयर टुगेदरनेस, अगर आप साथ साथ हैं फिजिकल चार्म जाने के बाद भी, तब तो आपका लव जो है खूब लंबे समय तक ग्रोथ करने वाला है। जैसे कि बताया गया है कि द लव विल कंटिन्यू टू ग्रोथ, आपका जो लव है वो विल कंटिन्यू जारी रहेगा टू ग्रोथ, ग्रोथ करना, इफ द लवर्स शेयर टुगेदरनेस, अगर वो के बाद भी साथ साथ रहते हैं तो। दैट गोज बियॉन्ड फिजिकलिटी, जो फिजिकलिटी के परे है ये चीज़। मतलब आप फिजिकल ना होकर के भी अगर आपका लव जो है वो कंटिन्यू चल रहा है तो फिर वो ग्रोथ करता रहेगा। और फिर इसके बाद में फिजिकल ना होने की वजह से उस वो लोग अगर देखें तो अगर रीचिंग ए स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, वो जो लवर्स है वो फिर पहुंच जाते हैं आध्यात्मिक स्तर पर।
ये ही एक्चुअल में पे हम कह सकते हैं लव का असली जो अध्याय है वो ये है, रीचिंग ए स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेवल। वो जो लोग हैं वो आध्यात्मिक और जो अपना बौद्धिक लेवल है वहां तक ये पहुंच जाते हैं। आगे बात करते हैं, लेकिन इससे उल्टा अगर हम बात करें, जो फिजिकल अटेंशन जो हो जाता है उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने कहा था फिजिकल चार्म जो अगर चला जाता है तो फिर ये वो क्षण होता है जिस समय पर व्यक्ति जो होता है, लवर जो होता है, वो लॉयल नहीं होता, ऑनेस्ट नहीं होता, तो फिर उस समय पर लॉस ऑफ लॉयल्टी, आपकी जो निष्ठा है वो खोना स्टार्ट हो जाएगी। द मोमेंट द लवर्स आर नॉट लॉयल, ये वो क्षण होता है जिस समय पर लवर्स जो होते हैं वो लॉयल नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते ईच अदर, एक दूसरे से, द कोर ऑफ द रिलेशनशिप ब्रेक्स, तो समय पर आपके संबंधों की जो मुख्य जड़ें होती है, मुख्य चीजें है वो टूटने स्टार्ट हो जाती है। उस समय पर आपका जो लव है वियरिंग ऑफ, वो थकना स्टार्ट हो जाता है, एक तरीके से उनका गिरना स्टार्ट होता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, विदाउट ऑनेस्टी, किसके बिना, ईमानदारी के बिना। आपका जो लव है वियर ऑफ हो जाएगा और इवेंचुअली आपका जो लव है वो कंप्लीटली कैसा हो जाता है, एंड की तरफ चल जाता है, अंत उसका हो जाता है। बिकमिंग ओब्लिवियस, आप एक दूसरे को लेकर के बिल्कुल अस्पष्ट से हो जाते हैं, आपके ख्यालात मिल नहीं पाते, आपकी सोच एक दूसरे से नहीं मिल पाती, तो उस समय पर ऐसी स्थिति आनी स्टार्ट हो जाती है। बिकमिंग ओब्लिवियस, अस्पष्ट होने की कगार पर आप पहुंच जाते हो। दे बिकम ओब्लिवियस, वे एक दूसरे में स्पष्ट हो जाते हैं, टू द लव, उस प्रेम को लेकर के, दैट वंस डिफाइंड देयर लाइव्स, प्रेम कभी इनके लव को डिफाइन किया करता था, उसको लेकर के ये आप ओब्लिवियस हो जाते हैं। आगे की बात करते हैं, तो ये हमारी लास्ट लाइनें हैं, ग्रोइंग एंड फुल कांस्टेंट लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसके बारे में हमें जरूर समझना पड़ेगा। जैसे ही पोइट जो है वो लास्ट में कहता है, टुवार्ड्स द एंड ऑफ द पोइट, टुवार्ड्स द एंड की तरफ, द पोइट कॉल्स, कवि कहता है, लव ए ग्रोइंग एंड फुल कांस्टेंट लाइट, सेज दैट इट कीप्स इंटेंसिफाई, ये बड़ी तीव्रता बनाए रखता है। ये कहता है, इफ द लाइट इन लव डिक्लाइंस, अगर प्रेम में आपकी रोशनी जो है वो अगर डिक्लाइन हो रही है, द डेथ ऑफ लव इज इनएविटेबल, तो आपके लव की डेथ, आपके लव की मृत्यु जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है। फिर तो आप, इसका मतलब आपका जो प्यार है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये लास्ट में बताया है कि यहाँ लव जो है वो एक तरीके से लाइट है, रोशनी जो है वो एक तरीके से हमारे पास लव के तौर पर बताई गई है, जबकि शैडो जो है वो आप यूँ मान के चलना कि वो प्रॉब्लम्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो आपकी कन्फ्यूजन्स है। ये ऑल ओवर हमारी समरी है पूरे चैप्टर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। ए लेक्चर अपॉन द शैडो, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर हमारे पास छोटे क्वेश्चंस है के ऊपर। Why should lovers avoid excess of love in the beginning? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शुरुआत में जो लव का जो एक्सेस होता है, लवर्स को उससे क्यों बचना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो हम प्यार का दिखावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्टार्टिंग स्टेज, इनिशियल स्टेज ऑफ लव, यानी कि इस समय पर इनफेंट लव होता है, जिस समय पर इनफेंट लव होता है, इनिशियल स्टेज ऑफ लव होती है, उस समय पर हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हमें क्यों बचना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे, तो ये कहता है कि लवर्स शुड अवॉइड एक्सेस ऑफ लव इन द बिगिनिंग, शुरुआत में हमें बचना ही चाहिए। क्यों बचना चाहिए? बिकॉज टू मच पैशन, अगर हम बहुत ज़्यादा, अगर पैशन बहुत ज़्यादा, हमारी फीलिंग्स, भावनाएं अगर हम लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो बाद में वो फीलिंग्स जो है वो डिक्लाइन होना भी स्टार्ट हो सकती है, वो कम भी होना स्टार्ट हो सकती है, वो खत्म भी होना स्टार्ट कर सकती है। ट्रू लव जो होता है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रू लव को हमेशा बना रहे, कैसे, बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा, बैलेंस होना चाहिए, साथ ही साथ कांस्टेंट का मतलब लगातार सतत होना चाहिए, तब तो ठीक है, जब तो आपका प्रेम हमेशा के लिए चल सकता है। अदरवाइज आप स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा पैशन दिखाओगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ लव करोगे, तो फिर हो सकता है कि आपके फीलिंग्स कम होना स्टार्ट हो जाए बाद में, और आपका जो प्यार है वो घटना स्टार्ट कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं, व्हाट डू द शैडोज सिंबलाइज इन द पोएम, यहाँ शैडोज जो है, परछाई जो है, इस कविता में किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है, किस चीज का प्रतीक है। तो हमने बताई थी शैडो जो है यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस को बता रही हैं, अनसर्टेनिटीज ऑफ लव, प्रेम की जो अनिश्चितताएं हैं उनके बारे में बात की है, क्योंकि हमने बताई थी शैडो जो हमारे यहाँ पर है, वो हमारे पास तीन प्रकार की शैडो के बारे में पहले बात कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी, एक शैडो हमारे पास में है मॉर्निंग वाली, एक शैडो हमने मॉर्निंग के बारे में बात की है, इसके अलावा नून के समय, और उसके अलावा हमारे पास में इवनिंग टाइम। तो तीन प्रकार की हमने शैडो बात की थी, जिस समय पर
मॉर्निंग जो शैडो होती है वो तो इनिशियल स्टेज ऑफ लव है, जिस समय पर प्यार जो है वो ग्रोथ करता रहता है। उनके समय पर जो हमारे पास प्यार होता है वो एट इट्स पीक अपने सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर होता है। और इवनिंग के समय पर जो डिक्लाइनिंग लव है वो धीरे धीरे अब डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाता है, प्यार जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो शेडो जो है यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस को बता रहा है, अनसर्टेनिटीज ऑफ लव, प्रेम की अनिश्चितताओं के बारे में यहाँ पर बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डज द पोएट कंपेयर लव विद द मूवमेंट ऑफ द सन? लव को सूर्य की जो मूवमेंट है उसके साथ कैसे कंपेयर किया गया है? जैसे हमने बताया था, सूर्य जब पूरब में होता है, शेडो आपके पीछे बनना स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती है, बनती नहीं है, प्रेम जो है वो ग्रोथ करने की तरफ होता है। जैसे ही नून का समय आता है, प्यार जो है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, शेडो बिल्कुल आपके पैरों के नीचे होती है, प्रॉब्लम्स बिल्कुल सामने ही नहीं आती है। लेकिन इसके बाद में जैसे ही सूर्य जो है पश्चिम की तरफ वेस्टवार्डली होता है, तो देन आपके सामने शेडो आने स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन सारे आपके सामने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कहता है कैसे कंपेयर किया गया है पोइट ने मूवमेंट्स ऑफ द सन को। द पोइट कंपेयर्स लव विद द मूवमेंट्स ऑफ सन एज शैडो चेंज ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान जैसे जैसे शैडो चेंज होती है, लव आल्सो चेंज विद टाइम, और समय के साथ साथ प्यार भी उसी प्रकार से बदलता चला जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे शैडो चेंज हो रही है, लव जो है वो भी चेंज होता जाता है टाइम के साथ में। तो नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स टू द शैडोज एट नून? दोपहर के समय, दोपहर के समय शैडो जो है वो उसके साथ क्या घटित होता है? मतलब दोपहर की शैडो में हमने बताया था, लव जो है वो अपने पीक पर होता है, शैडो जो है आपके पैरों के नीचे होती है, कुचल दी जाती है, तो वो समय है हमारे पास में। एट नून द शैडो डिसअपेयर और बिकम वेरी स्मॉल। अगर अपन दोपहर के समय बात करें तो शैडो जो है वो पूरी तरीके से गायब होती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है ना, या फिर होती है तो कैसी होती है, बहुत स्मॉल, बहुत कम होती है, छोटी सी दिखाई होती है बिल्कुल पैरों के तले। इट सिंबलाइजेज द परफेक्ट स्टेज ऑफ लव, और ये बताता है कि भाई उस समय पर प्यार जो है पूरी अपने परफेक्ट स्टेज पर होता है, पूर्ण अवस्था पर होता है। तो ये होता है नून का टाइप। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोइट फियर द डिक्लाइन ऑफ लव? यहाँ कवि जो है वो क्यों डरता है, किससे? डिक्लाइन ऑफ लव, प्यार के विघटन से, प्यार जो है उसके क्षरण से क्यों डरता है यहाँ से? तो ये बताता है कि द पोइट फियर्स दैट डिक्लाइनिंग लव लॉसेस इट्स ब्यूटी, ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। यानी कहता है कि कवि जो है वो हमारा डरता है इस बात से कि अगर डिक्लाइन लव जो है, गिरता हुआ प्यार या घटता हुआ प्यार जो है वो खो देता है किसको? अपनी सुंदरता को, अपने विश्वास को, स्टेबिलिटी का मतलब अपनी स्थिरता को, ये तीनों चीजें जो है उसकी चली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द व्हाट इज मीन्ड बाय लव्स डिक्लाइनिंग? प्रेम के घटन या प्रेम के क्षरण से क्या आपका तात्पर्य, इससे क्या मतलब होता है? यानी कि वीकनिंग एंड फेडिंग ऑफ लव ओवर टाइम, समय के साथ है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ओवर टाइमिंग समय के ऊपर जो है, समय के साथ साथ ही अब प्यार जो है वीकनिंग, कमजोर होता जाता है, फेडिंग बिल्कुल कमजोर होता जाता है, तो ये लव का विघटन कहलाता है। यहाँ से लव्स डिक्लाइन का मतलब वीकनिंग एंड फेडिंग। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द अर्ली स्टेज ऑफ लव? अर्ली स्टेज ऑफ लव, जैसे हमने कहा था इनिशियल स्टेज ऑफ लव, जिसमें इन्फेंट लव होता है हमारे पास में ना, नवजात जो नए नए अभी पनपना होता है, उस लव के बारे में बात करें तो उसमें हमने बताया था उस समय पर शैडो जो है वो आपकी पीछे की तरफ बनती है, प्यार जो है वो आपका बहुत ज़्यादा ग्रो करने के स्टार्टिंग स्टेज पे होता है। तो उस समय पर शैडो जो है पीछे होती है, तो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देती। तो ये कहता है कि पोइट जो है डिस्क्राइब करता है एज ग्रोइंग स्लोली, कि जो शैडो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, बट पीछे होती है। लाइक चेंजिंग शैडो, कैसी होती है उस समय पर? बदलने वाली शैडो होती है, क्योंकि सामने दिखाई नहीं देती, आपके पीछे की तरफ दिखती है। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट वार्निंग डज द पोइट गिव टू लवर्स? यहाँ कवि जो है वो हमारे पास में लवर्स को क्या क्या चेतावनियां देता है, क्या वार्निंग देता है यहाँ से? द पोइट वांट्स लवर्स टू कीप देयर लव सिंसियर एंड कांस्टेंट। सबसे पहले तो वो कहता है कि भाई आपका जो प्यार है उसको आप बैलेंस में रखो, ऑनेस्ट रखो, सिंसियर रखो उसको, क्योंकि ज्यादा अगर दिखाओगे तो वो भी प्यार जो है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ये कह रहा है कि पोइट ने यहाँ चेतावनी दी है लवर्स को टू कीप देयर लव सिंसियर, कि अपना प्यार कैसा रखे? पहली बात तो वो सिंसियर रखे, बिल्कुल सच्चा रखे, ऑनेस्ट रखे, कांस्टेंट का मतलब बिल्कुल लगातार रखे, सतत रखे, बिल्कुल लगातार। ये तो थे हमारे पास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ध्यान रखिएगा, सेंट्रल आइडिया जरूर पूछता है पोइम के अंदर से, तो ये आपको ध्यान रखना है।
एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो। मोस्टली एग्जाम में हमारे पास में 12th क्लास में सेंट्रल आइडिया आता ही आता है, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि सेंट्रल आइडिया बताना है आपको लेक्चर अपॉन द शैडो का। तो क्या कहता है इसमें कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द चेंजिंग नेचर ऑफ लव, प्रेम का बदलता हुआ स्वरूप। चेंजिंग नेचर ऑफ लव, प्रेम का बदलता हुआ स्वरूप। आप देखोगे 3 स्टेजेस ने हमने यहाँ पर लिए थे। जॉन डन कंपेयर्स लव विद शैडोज फॉर्म्ड बाय सनलाइट। जॉन डन ने यहाँ लव को कंपैरिजन किया है, लव की तुलना की है किससे? शैडो से। जैसे जैसे शैडो जो है चेंज होती है, हमने 3 शैडो के बारे में बात की है, मॉर्निंग शैडो, नून और इवनिंग। जैसे जैसे शैडो चेंज होती है उसी के हिसाब से जो शैडो बन रही है, पहली बात तो किससे बन रही है? सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से जो शैडो बन रही है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, उस शैडो से यहाँ पर हमारे पास में जॉन डन ने लव को कंपेयर किया है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, लव इज अनसर्टेन लाइक लॉन्ग मॉर्निंग शैडो। शुरुआत में आपका प्यार जो होता है वो बिल्कुल अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, बिल्कुल लॉन्ग मॉर्निंग शैडो की तरह। लॉन्ग मॉर्निंग शैडो का मतलब सुबह सुबह जो लंबी शैडो होती है वो लंबी होती है और उस समय पर प्यार जो आपको ग्रोथ कर रहा होता है। अगर हम बात करें नून के समय पे, तो एट नून, नून के समय पर शैडोज डिसअपेयर, शैडो जो होती है पूरी तरीके से गायब होती है, बहुत छोटी होती है, हम यूँ कह सकते हैं ना, बहुत छोटी होती है, बिल्कुल गायब होती है, जो बताता है किस चीज़ को? परफेक्ट एंड स्टेबल लव, कि उस समय पर आपका प्यार जो है परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण पहुंच चुका है, पीक पर है और उस समय पर स्टेबल है और बिल्कुल स्थिर है। लेकिन बाद में अगर हम बात करें इवनिंग की तरफ, तो लेटर शैडोज ग्रो अगेन, शैडो वापस से बनती है, रिप्रेजेंटिंग जो दिखाती है किस चीज को? द डिक्लाइन ऑफ लव, प्रेम के घटन को। कह सकते हैं कि उस समय पर प्यार जो है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है और प्रेम जो है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट होता है इवनिंग के समय पे। द पोइट एडवाइजेस लवर्स, कवि जो है यहाँ पर हमारे को सलाह देता है, लवर्स को सलाह देता है टू मेंटेन ऑनेस्टी, कि अपने प्यार में क्या बनाए रखे? पहली बात तो ऑनेस्टी रखे, ईमानदारी रखे, बैलेंस रखे पूरा तरीके से, एंड कॉन्स्टेंसी, और लगातार सततता रखे इन देयर रिलेशनशिप, अपने संबंध में। तो दिस इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शैडो। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जरूर याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, डिस्कस द यूज ऑफ इमेजनरी एंड सिंबोलिज्म इन द पोएम। देखो याद करें यहाँ से कि अगर हमारे पास इमेजरी, कल्पना, और सिंबोलिज्म, प्रतीक, कल्पनाओं के ऊपर ध्यान देना है, सिंबोलिज्म का प्रतीक के तौर पर ध्यान रखें। जैसे शैडोज को यहाँ पर प्रतीक के तौर पर लिया था, यूज किया था, है ना। कल्पना हमने की है कि किस प्रकार से प्यार जो है वो बढ़ता है, किस प्रकार से फिर वो कम होता है, तो उसके बारे में, दोनों चीजें उनके बारे में डिस्कस करना है इस पोएम के माध्यम से। तो जॉन डन इज रिच इमेजनरी, बहुत ज्यादा इसने इमेजरी, बहुत ज्यादा इसने कल्पना को यूज किया है, प्रद कल्पना एंड प्रतीक को इसने यूज किया अपनी पोएम के अंदर। शैडोज एंड सनलाइट आर द मेन सिंबल्स। यहाँ का अगर देखें कि 2 चीजें, एक तो शैडो, एक सनलाइट। शैडो जो हमने बताया था, जिसमें हमने बताया था कि कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, और सनलाइट हमने बताया था किसके लिए? लव के लिए। 2 अलग 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 चीजें, तो अलग अलग चीजें हो गई, एक तरफ शैडो, एक तरफ सनलाइट, आर द मेन सिंबल्स। शैडो रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी एंड चेंज, शैडो जो है यहाँ पर बताती है किसको? अनिश्चितता को और चेंज, बदलाव को। वाइल जबकि सनलाइट सिंबलाइजेस ट्रूथ एंड स्टेबिलिटी, जबकि हमारे पास सूर्य की जो रोशनी है वो प्रतीक है किसका? सत्य का और स्थिरता का। द मूवमेंट्स ऑफ शैडोज रिफ्लेक्ट्स, जैसे जैसे शैडो चलती रहती है वो दिखाती है किस चीज को? द डिफरेंट स्टेज ऑफ लव, कि प्यार के अलग अलग अवस्थाओं को, डिफरेंट स्टेज ऑफ लव। आप देखोगे शैडो चेंज होती जाती है, आपका लव जो है वो भी अपना रुख बदलना स्टार्ट कर देता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, क्वेश्चन 3 है, हाउ डज जॉन डन रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्टेज ऑफ लव इन द पोएम। कवि जॉन डन ने यहाँ पर 3 अलग अलग स्टेज ऑफ लव को बताया है इस पोएम में, कैसे बताया? तो हमने उसके बारे में बात की थी कि सुबह के समय क्या होता है, नून के समय क्या होता है, इवनिंग के समय पर किस प्रकार की शैडो बनती है, तो उसके बारे में हमने बात की है। जॉन डन प्रेजेंट करता है लव को इन 3 स्टेजेस, 3 अवस्थाओं पे। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, लव इज अनसर्टेन, प्यार जो है वो कैसा है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है। शुरुआत में लव जो है अनसर्टेन है, लाइक मॉर्निंग शैडो, बिल्कुल किसकी तरह? मॉर्निंग शैडो की तरह, सुबह की जो शैडो बनती है उसकी तरह। नून में लव बिकम्स परफेक्ट एंड स्टेबल, दोपहर में आप देखोगे कि प्यार जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है, पूर्ण हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है।
इन द फाइनल स्टेज अगर अपन बात करें, अंतिम स्टेज में जो यूनिक शेडो बनती है, लव डिक्लाइंस, प्यार जो है घटने लग जाता है, शेडोज ग्रो, और वापस से शेडो बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि लॉन्गर अगेन और भी लंबी हो जाती है। द पोइट एडवाइजेज, कवि जो है यहाँ पर एडवाइस देता है लवर्स को टू कीप देयर लव कांस्टेंट, कि अपने प्यार को लगातार बनाए रखे, उसमें कमी ना आने दे, है ना, उसमें ऑनेस्टी बनाए रखे, सिंसियरिटी उसमें बनाए रखे। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स यूज इन द पोएम। जरूर इसको याद रखना है, मेटाफिजिकल एलिमेंट्स, क्योंकि मेटाफिजिकल एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट है। क्या है हमारे पास? जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट, जिसमें बहुत से चीज़ें आपको यूज करी जाती है, जिसमें हमारे पास विट है, कंसीट है, हाइपरबली है, फार-फेच्ड इमेजिनरी है, इन सारी चीज़ों को यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं मेटाफिजिकल एलिमेंट्स तत्वों को यूज किया है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो द पोएम कंटेन्स मेटाफिजिकल एलिमेंट्स सच एज विट, फिलोसॉफी, अनयूजुअल कंपेरिजंस। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ बता रखी है, बाकी वहाँ पर भी हमारे पास में 5 मिनट्स ओनली। The poem contains metaphysical elements such as wit, philosophy and unusual comparisons। तो यहाँ कविता जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? मेटाफिजिकल एलिमेंट्स है पहली बात तो, यानी कि जो चीज़ें इस संसार से परे हट के बात करते हैं ना, इन संसार से परे हट के बात करते हैं, उन तत्वों को यहाँ यूज किया गया है। जैसे कौन कौन सी है? विट, बुद्धि के बारे में बात कर रहा है, फिलोसॉफी, दर्शन के बारे में, अनयूजुअल कंपेरिजंस, असाधारण यहाँ पर तुलनाएं जो है यहाँ पर बताई गई है। जॉन डन कंपेयर्स लव, जॉन डन जो है यहाँ पर लव को कंपेयर करता है किससे? शैडो से। इन ए थॉटफुल एंड इंटेलेक्चुअल मैनर, बड़े ही विचारपूर्ण और बड़े ही बौद्धिक तरीके से यहाँ पर यूज करता है। द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म, आप देखोगे यहाँ बहुत प्रतीक के तौर पर यूज किया जा रहा है, क्योंकि लव और शेडो दोनों को ही ध्यान रखना। शेडो को भी प्रतीक के तौर पर ले रखा है, मॉर्निंग शेडो, इवनिंग शेडो है ना, और लव को भी यहाँ पर प्रतीक तौर पर अपने लाइट के साथ में दिया गया है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? सिम्बोलिज्म है, प्रतीक है। तो आप देखोगे द यूज ऑफ सिम्बोलिज्म एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल मतलब तार्किक, तार्किक जो आर्ग्यूमेंट्स है, तर्क वितर्क जो है, उनको यहाँ पर यूज किया गया है। और ये दोनों तीनों चीजें जो है मेक्स द पोएम मेटाफिजिकल, इसलिए ये पोएम जो है कैसी बन जाती है? हमारी मेटाफिजिकल बन जाती है। जो मैंने पहले बताया था, इसमें मेटाफिजिकल जो इस संसार से परे हट की बात करता है। विट है, कंसीट का भी इसमें यूज किया जाता है, हाइपरबली का भी इसमें यूज किया जाता है, लेकिन आप देखोगे थोड़ी समझने के मामले में भी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाने लग जाता है, क्योंकि मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो अपने पोएम के माध्यम से कुछ इसी प्रकार चीज़ों को यूज करते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है 5वां, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लव एंड शैडो एज शोन इन द पोएम। जैसे जैसे इस कविता में लव को दिखाया गया है या फिर हमारी जो शैडो है उसको दिखाया गया है, तो उनके बीच में किस प्रकार की रिलेशनशिप है वो हमें बताना है। तो द पोइट शोज ए क्लोज रिलेशनशिप, पहली बात तो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही नजदीकी रिलेशनशिप बताई गई है बिटवीन लव एंड शैडो, लव और शैडो के बीच में। शैडो चेंज विद द टाइम, समय के साथ साथ आप देखोगे शैडो बदल जाती है, जैसे जैसे सन की मूवमेंट होती है, सूर्य की जैसे जैसे हलचल होती है, आप देखोगे स्टार्टिंग में ईस्ट की तरफ होता है, उस समय पर लव जो है वो ग्रोथ करने के समय ऊपर होता है। जिस समय पर सूर्य जो है एट ओवर हेड, हमारे सर पे ऊपर होता है, ओवर हेड हमारे सर के ऊपर होता है, उस समय पर लव जो है वो बिल्कुल अपने पीक पर होता है। देन आप देखोगे जब सन वेस्ट वाले जाता है तो उस समय पर सन जो है वो हमारे जो लव है वो बिल्कुल डिक्लाइन की तरफ हो जाता है। तो सूर्य की जैसे जैसी मूवमेंट होती है उनके साथ साथ ही हमारी जो शेडो है बदलती जाती है, उसी प्रकार से लव भी चेंज हो जाता है, किसके साथ साथ? टाइम के साथ साथ। परफेक्ट लव हैज नो शेडो, अगर हम देखें परफेक्ट लव जो होगा ना उसके अंदर तो कोई शेडो होगी नहीं, वहां किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन क्रिएट होती नहीं है। बट व्हेन लव डिक्लाइंस, लेकिन जब प्यार घटता है, शेडो रिटर्न अगेन, तो शेडो जो है वापस से बनना स्टार्ट हो जाती है। फिर उस समय पर ऐसा भी आता है कि लास्ट में जाकर के हमारा प्यार जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है। कंक्लूजन अगर हम देखें तो द पोएम टीचेस दैट ट्रू लव शुड रिमेन बैलेंस, ऑनेस्ट एंड कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। अगर हम पूरे कंक्लूजन के हिसाब से देखें, इसका निष्कर्ष निकाले, तो ये कविता हमें सिखाती है कि जो ट्रू लव होता है शुड रिमेन, उसको तो होना चाहिए कैसा? बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस। ये नहीं कभी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो आप, फिर कभी जो फीलिंग्स बिल्कुल ख़त्म कर देते हो, तो बैलेंस होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदारापूर्ण होना चाहिए, कांस्टेंट लगातार होना चाहिए पूरी लाइफ पर। ये नहीं आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिखा रहे हो, बाद में आगे आपकी फीलिंग्स घट जाती है, तो उस समय पर भी सामने जो है वो आपका लव घटना स्टार्ट हो जाती है। ओके, दिस वाज योर पोएम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।